नमस्कार, आज हमारे स्वागत है साथ आप सभी का हमारे प्रेरित पॉडकास्ट सौरभ शर्मा तमसमा ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर। ख्वाब वह नहीं होते जो नींद में आए, ख्वाब वह नहीं होते जो नींद में आए, ख्वाब वह होते हैं जो देश को जलाएं। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट सौरभ शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर भारतीय सेना में प्रवेश किया है। मूल रूप से हमीरपुर से संबंध रखने वाले और वर्तमान में नारद के निवासी श्री लेफ्टिनेंट सौरभ शर्मा जी सेवानिवृत्त इतिहास के प्रवक्ता श्री विजय शर्मा जी के पुत्र हैं। प्रगतिशील किसान परिवार से संबंध रखने वाले लेफ्टिनेंट सौरभ शर्मा जी जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन से शिक्षा प्राप्त की है। आज हम सुनेंगे ऐसे बेटे जैसे जिन्होंने ऑफिसर में प्रवेश करने की तैयारियां की है। सर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। सर्वप्रथम मैं विद्यालय प्रशासन का और आप सभी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का व अपने विचार व्यक्त करने का यह मौका दिया, आप सभी का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ। वह मैं अपना भी यहाँ आने का यह सौभाग्य मानता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस या जो भी मैंने अनुभव लिए हैं अपनी तैयारी के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने बाल्यकाल में या अपने विद्यार्थी जीवन में जो भी मैंने अपने अनुभव लिए हैं, उन्हीं को मैं जो आप सभी के साथ साझा करने का जो आपने मुझे मौका दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सर्वप्रथम मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो राजगढ़ से पूर्ण की है, SVN पब्लिक स्कूल से। उसके बाद 5वीं कक्षा में मैंने यहीं नारग से पूर्ण की। 5वीं कक्षा के पश्चात मैंने इसी विद्यालय से जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसके बाद मैंने 6ठी से 12वीं तक की अपनी जो पढ़ाई है जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन से पूर्ण की। और उसके पश्चात जो वहाँ से मुझे मेरे गुरुजनों ने, मेरे अध्यापकों ने जो भी मुझे गाइडेंस दी, उसको ध्यान में रखते हुए और अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से की है। और उसके पश्चात तैयारी करते करते कुछ अनुभवों को लेते मेहनत करते करते भारतीय सैन्य अकेडमी में 2024 से मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। सर, सबसे पहले तो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से जो आपने आपका पास आउट किया है, उसको आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस पल को हमारे साथ कैसे साझा करना चाहेंगे? दरअसल मैं बताऊं तो खुशी बहुत होती है, और साथ ही साथ जब मैं पास आउट के उन क्षणों को याद करता हूं जब मेरे माता पिता वहाँ थे, तो खैर मैंने अपने आसपास जो साथियों को देखा तो हमें तो पता ही था कि ये पल एक दिन आएगा। लेकिन जब अपने माता पिता की आंखों में या अपने जो गार्जियंस हैं, मेरे चाचा चाची और मेरे समस्त परिवार या मेरे अध्यापक, जब उनकी आंखों में वो खुशी देखता हूँ तो उन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। तो वही जो है वो बिगेस्ट मोटिवेशन है आगे काम करने के लिए। सेना में जाने का सपना आपको कब और कैसे मिला, और आपको इसकी प्रेरणा क्या मिली? सेना में जाने के लिए मैं अपनी 12वीं कक्षा में प्रेरित हुआ। 12वीं कक्षा के दौरान जब हम जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं अपने 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा था, तो वो बोर्ड के एग्ज़ाम जो है आर्मी एरिया में, आर्मी पब्लिक स्कूल नाहन में होते। तो उसी कैंट एरिया में वहाँ फर्स्ट पैरा SF का ट्रेनिंग सेंटर हुई है। तो जिस दिन मैं अपना अंतिम एग्ज़ाम दे रहा था 2018 में, वहाँ 23 मार्च 2018 को, तो उस दिन वहाँ पे पैरा कमांडोज का जो है ट्रेनिंग जंप की प्रैक्टिस हो रही है। तो जब मैंने उनको देखा कि वह फौज के हेलीकॉप्टर में 8 कमांडो जा रहे हैं ऊपर 32,000 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ से जंप करते करते पैराशूट की हेल्प लेते, वहीं 400 बाय 400 मीटर के ग्राउंड में जब इतनी हवा से घूम करके वहीं पहुँच रहे हैं, तो उसे देखकर मैं काफ़ी रोमांचित हुआ। वह सोचा कि हाँ, इस फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र से आते, पहाड़ी क्षेत्र से आते हुए ये तो पहले से ही था कि हाँ, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत सारे फौज की नौकरी में जाते हैं या फौज को अपना एज ए करियर देखते हैं। पर मैंने देखा कि हाँ, इसको भी किया जा सकता है। फिर मेरे कज़न है, मेरे बड़े भाई, वो भी उस टाइम इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ,
मतलब नवोदय विद्यालय में होने की वजह से मेरी आज तुम्हारी फिजिकल्स भी अच्छे हैं, तो अगर हम मेहनत करें तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी इसमें अपनी जगह तुम भी कभी ऐसे बन सकते हो कि तुम भी कभी ऊपर जाओ और वहाँ से पैराशूट से नीचे। तो उसने मुझे जो है प्रोत्साहित किया काफ़ी फौज को ज्वाइन करने के लिए। सर कौन सी रेजिडेंस में आप सेवा देंगे और आप इसके लिए कितने उत्साहित हैं? मैं अभी कमीशन होने के बाद भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुआ हूँ। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जनरली जो हमारी बड़ी बंदूकें होती है, जिससे 1999 कारगिल के युद्ध में बोफोर्स गन थी, हॉविट्जर गन, 130 mm गन, 105 mm, जो बड़ी जो पुराने टाइम में तोपें होती थी, तो जो रेजिमेंट उस क्षेत्र में काम करती है मैं उसी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दूँगा। और इसको देख के मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, उसकी टेक्निकल साइड है और मुझे टेक्निकल चीज़ें काफ़ी शुरू से पहले पसंद थी, तो काफ़ी उत्साहित हूँ। सर इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए आप किस प्रकार की तैयारियां करी आपने? जनरली अगर मैं बताऊं तो शुरू से अपने स्कूल के टाइम से ही मैंने मतलब अगर ज़्यादा डीप में मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ वही किया जिस जगह में था ना, उस जगह पे मुझसे जो भी अपेक्षाएं थी, मेरे अध्यापकों की, मेरे माता पिता की, मेरे गुरुजनों की, जो भी मुझसे अपेक्षाएं थी ना, मैंने सिर्फ उतना काम किया। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में था तो मुझसे क्या अपेक्षा है कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूं, अपनी गेम्स अच्छे से खेलूं और अपने जो भी खेल कूद है उस पर अच्छे से भाग लूँ, सिर्फ मैंने वहाँ वो काम किया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो उससे बाद मुझसे क्या अपेक्षा थी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं या जिस भी फील्ड में मैं अपने आप को अपना करियर देख रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी करूँ, उसका एग्ज़ाम दूँ, मतलब ईमानदारी से तैयारी करूँ, उसका एग्ज़ाम दूँ, सिर्फ वो। उसके बाद जब ग्रेजुएशन किया तो वहाँ मुझसे क्या अपेक्षा थी कि मैं वहाँ की पढ़ाई अच्छे से करूँ, साथ ही साथ अपनी तैयारी अच्छे से करूँ, जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूर्ण करूँ। सिर्फ जो भी मुझसे अपेक्षाएं थी मैं उनको करता गया और धीरे धीरे एक दिन करते करते फाइनली मतलब आई गॉट जो भी मैं एस्पायर कर रहा था। सर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। सर सीडीएस की परीक्षा की जब आपने दी तो जब आप एसएसबी की मतलब इंटरव्यू के लिए गए तो आप उसकी जानकारी हमें साझा करें। सीडीएस की परीक्षा के बाद जब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो फौज का एक 5 दिन का प्रोसेस इंटरव्यू है, जो भी आप जब भी ऑफिसर कैडर में आप जाना चाहते हो तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव आप किसी भी एंट्री से जा रहे हो, एनडीए, सीडीएस, पीजीसी, एसीसी, जितनी भी ऑफिसर बनने के लिए फौज की जो भी स्ट्रीम्स हैं, लास्ट में आपको एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तो वो जनरली 3 भागों में लिया जाता है, जिसमें एक साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, उसमें भी आगे टेस्ट डिवाइड है, एक ग्राउंड का टेस्ट होता है। ग्राउंड में सिर्फ आपकी फिजिकल वही नहीं, उसमें भी आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, अलग अलग टास्क होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो इंटरव्यू, जो भी लगभग आधे 1 घंटे का या 40 मिनट 1 घंटे के आसपास इंटरव्यू ऑफिसर आपसे इंटरव्यू होता है, तो वो एसएसबी में पूछा जाता है, जो बहुत ही अपने आप में काफ़ी रोमांचित कर देने वाली जो प्रक्रिया है। इसकी तैयारी भी काफ़ी लगती भी है और उसके सबसे जो अलग बात है वो ये है कि जब आप उसको ख़त्म करोगे ना, जब आप पास होगे या आप फेल हो, तो उसमें आपको कभी ये नहीं बताया जाता कि आप क्यों फेल हो और ना ही आपको ये बताया जाता है कि आप क्यों पास हो। तो वो एसएसबी सिर्फ आपके ऊपर छोड़ देती है, आपके आत्मनिरीक्षण के ऊपर, की सेल्फ इवेल्युएशन के ऊपर, कि आप खुद पता कीजिए आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं। तो आपको हर बार सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से एसएसबी आपको चेक करती है। सर जो आपने जो तैयारियाँ की है इस पद पर पहुँचने की, तो आपने सिर्फ कोचिंग संस्थान से की कि अपने आप ही तैयारियाँ की? शुरू में जब मैं 12वीं के बाद पहली बार एसएसबी देने गया था तो मैंने गाइडेंस के रूप में अपने सीनियर से बात की कि कैसा कैसा है प्रोसेस को समझने के लिए, कि हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, क्या चीज़ पूछी जाएगी, किस चीज़ की तैयारी करनी होगी। तो उसके बाद जैसे जैसे अटेम्प्ट, क्योंकि मैं पहली बार में सफल नहीं हुआ इसमें, तो हर बार जितनी बार मैं जाता था तो एसएसबी अपने आप में 5 दिन से उससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं, क्योंकि वो खुद आपको 5 दिन का जब लाइव एक्सपीरियंस होगा ना तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा एक्चुअल में चीज़ ऐसी हो रही है, क्योंकि बाहर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसी चीज़ को बनाया होगा लेकिन वहाँ वो एक्चुअल में, तो जो रियल कोचिंग है वो एसएसबी ही है। और हर बार जितनी बार मैं उसमें नाकाम हुआ, मैंने उसी को ही अपने फेलियर्स को सीखा और लास्ट मंथ में हर बार उसी से ही सीखता गया और लास्ट में आया। शारीरिक फिटनेस आपकी तैयारी में कितनी अहम रही है? फिजिकल फिटनेस का बहुत ही अहम रोल है,
किसी भी तैयारी में, सिर्फ फौज की तैयारी में नहीं, और भी आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो फिजिकल फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ स्टाइल में। तो इसका जो क्रेडिट है मैं शुरू से अपने स्कूल को देना चाहूँगा कि उन्होंने ही जो मतलब हमारे स्कूल में बोर्डिंग स्कूल होने की वजह से सुबह मॉर्निंग पीटी होती है, शाम को गेम्स होती है, हर रोज़ होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं तो शाम को आप 1 घंटा खेलते ही हो। तो उस जो गेम्स पीरियड 1 साल का जो मतलब 1 घंटे का जो हमने 7 साल तक नवोदय में देखा है, उसी को मैं श्रेय दूंगा कि उसने मुझे हेल्प किया फिजिकल फिटनेस को सही रखने में। और आज मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि उसको थ्रू आउट लाइफ अच्छा करूँ, क्योंकि फौज में तो उसकी ज़रूरत है। इवन फौज के बाद भी जब आगे का जीवन हो तो फिजिकल फिटनेस आपको हेल्प करती है। सर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जब आपने मतलब प्रशिक्षण के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों से क्या क्या सीखा? भारतीय सैन्य अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस देखे, मतलब चाहे पढ़ाई को लेकर तो कम, क्योंकि पढ़ाई तो हम करके जा ही रहे हैं, पर पढ़ाई जो वहाँ तक पहुँचे वो पढ़ाई करके ही गए। लेकिन उसके अलावा भी जो फिजिकल्स को लेके अपने रोज के टाइम टेबल को लेके काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि मैं जब गया था मैं ये सोच के गया था कि हाँ भाई नवोदय से पढ़े हैं तो नवोदय जैसा ही जीवन होगा, सुबह उठेंगे पीटी जाएंगे, दिन में पढ़ेंगे, शाम को खेलेंगे और दिन खत्म। लेकिन चीज़ें वही है, लेकिन जो क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चीज़ है तो वहाँ पे उस चीज़ों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत फौज में इन चीज़ों को बहुत सीरियस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हुआ यूनिफॉर्म पे, हम स्कूल जाते हैं नॉर्मल सुबह उठ के शूज़ पहने यूनिफॉर्म लगाई पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे इस छोटी सी चीज़ की भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले अगर आपको सुबह 6 बजे किसी परेड में जाना है तो 4:30 बजे आप उठोगे, सबसे पहले अपनी यूनिफॉर्म ढंग से तैयार करोगे, उसको पहन के अपने सीनियर को दिखाओगे, फिर वो आपको बताएगा कि अच्छा इसमें क्या कमी है, फिर आप ठीक करोगे, फिर उसको दिखाओगे, फिर वापस आओगे, फिर आप परेड पर जाओगे, फिर वहाँ जो उस्ताद है वो चेक करेगा कि हाँ कोई कमी तो नहीं। फिर तो मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए भी हमारे पास 3 चेक्स हैं। सबसे पहले आपके सीनियर ने चेक किया, फिर उसके सीनियर ने चेक किया, फिर आपके उस्ताद ने चेक किया। तो एक यूनिफॉर्म जो एक छोटी सी चीज़ हम मानते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म है, आपका टाइम टेबल है, तो इन छोटी सी चीज़ों को इतने सीरियस तरीके से सिखाया जाता है कि फिर वो आपकी लाइफ स्टाइल में इनकम्प्लीट हो जाती है। और फौज की बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बताया जाता है कि आपको जीवन में कोई भी काम है ना, फौज का सिंपल है, सही जगह सही टाइम पे और सही यूनिफॉर्म में आपको पहुंचना है और सही तरीके से, तो फौज का काम बहुत आसान है। तो यही चीज़ है, राइट टाइम राइट प्लेस राइट डे, बस इसी मूल मंत्र में फौज काम है। सर, आपकी जो कोशिशें हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो मेरा सपना है वो भी आर्मी में जाने का है, मुझे भी उससे बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली है। सर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का कोई आपका ऐसा अनुभव जो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? वैसे तो एकेडमी में ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो मैं कभी भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भुला पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं एक जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक बार क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस के टाइम, क्रॉस कंट्री एक इवेंट होता है, मतलब इससे लॉन्ग रेस 13 किलोमीटर रन, तो उसकी प्रैक्टिस के दौरान मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो जैसा आप बाहर की दुनिया में आप देखोगे कि आपको कुछ हो गया तो मतलब आप अपने जिम्मेदार खुद हो जाते हो, और फौज में ये ऐसा इसलिए लगे कि जब मुझे चोट लगी तो थोड़ा टाइम में वहाँ पे किया, वहाँ पे कुछ हमारे अफसर थे जिन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। लेकिन फौज में एक ओवर स्टडी, मतलब एकेडमी में जनरली एक ओवर स्टडी कल्चर होता है कि जो आपसे सीनियर होता है हर एक कैडेट को एक ओवर स्टडी अलॉट किया जाता है जो आपको गाइड करता है कि आपको यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, पढ़ाई कैसे करनी है, कोई भी परेशानी आ रही है एकेडमी में वो आपकी सॉल्व करता है। तो उस दिन जब मुझे चोट लगी तो मैं मैंने जस्ट एक्सपेक्ट किया था कि कोई उस्ताद आएंगे, मुझे एम्बुलेंस में सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन जस्ट 10 मिनट ही हुए थे अभी, तो मेरे ओवर स्टडी जो अभी खुद सैन सेवाएं ले रहे हैं, मुझसे पहले कमीशन हुए पिछले साल, तो वो फिनिश लाइन से अपनी रेस फिनिश करके इतना थक के 13 किलोमीटर भागने के बाद वो वहाँ से 4 किलोमीटर वापस रूट पे भाग के आए और उन्होंने पूछा कि हाँ सौरभ क्या हुआ, मतलब उन्होंने मेरे बारे में ध्यान से बात की और बताया कि अच्छा क्या करना है, वहाँ से एम्बुलेंस में भेजा। तो उनका वो जो जेस्चर था ना उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि हाँ फौज कैसे अच्छे से काम करती, तो वो मैं जो किस्सा है कभी भुला नहीं पाऊँ। सर, आपकी रुचियाँ, आपके शौक क्या क्या है? जनरली मुझे रुचियों में फुटबॉल खेलना, गेम्स में फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो मैं तैयारी के दौरान जब पढ़ाई से ज़्यादा वैसा हो जाता था तो मैं स्केचिंग भी करता था, तो वो भी मुझे अच्छा लगता था, स्केचिंग, गेम्स खेलना,
जो टीम वर्क, टीम वाली चीज़ें होती थी ना, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, अभी भी लगती हैं। सर जैसे कि हिमाचल को वीरभूमि कहा जाता है, तो सर जैसे कि आप कौन से ऐसे अधिकारी, सैन्य अधिकारी से प्रेरित हुए या फिर उनसे प्रोत्साहित हुए? हिमाचल में वीरभूमि होने के साथ साथ हिमाचल को वीरभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे सिर्फ सैन्य अधिकारी ही नहीं, सेना में जो सिपाही हैं या और भी जो हर पद पे हमारे पास हिमाचल से लोग हैं। और एकेडमी में भी हमारे पास मुझे कोई ना कोई हर टाइम सिरमौर से, सोलन से कोई ना कोई मिलता रहता था, तो अपनी जगह के लोग जब मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और एकेडमी जाने से पहले भी मैं किससे प्रोत्साहित हुआ कि जो काम, जैसे आप सभी जानते ही हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके अलावा कैप्टन जम्वाल और बहुत सारे सैन्य अधिकारी जो कांगड़ा हमीरपुर की बेल्ट से आते हैं, हमारे यहाँ चौपाल से पैराट्रूपर कुलभूषण मांडा जो भी पिछले साल वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसे लोगों को जब देखता हूँ ना कि ऐसी पृष्ठभूमि से आके वो देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो और अपने लोगों को जब सेना में देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हम अच्छा लगता है। सर आपके परिवार का सहयोग आपके इस पद पर पहुंचने के लिए क्या अहम रहा? परिवार का सहयोग तो हमेशा एक अमूल्य रहता ही है, तो वो स्पेशल क्या है मैं वो बताता हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स जब हम स्कूल में होते हैं तो बोलते कि हाँ जल्दी उठो, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ, घर आते हो तो हाँ पढ़ने बैठो। मेरे साथ थोड़ा अलग था क्योंकि मैं बचपन से ना, मतलब यहाँ चाचू मेरे टीचर ही थे, तो वो उनके साथ रहता था, तो वो भी स्कूल जाते थे, मैं अपने स्कूल जाता था, वापस जाते थे, नॉर्मल पढ़ाई करते थे। वो भी बोलते थे कि हाँ पढ़ो, लेकिन घर वालों ने ना कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि हाँ इधर आओ पढ़ने बैठो, अब उठो, अब खेलने नहीं जाना इधर, तो कभी मुझे रोक टोक नहीं हुई। तो उसका ऑल्दो इसका कई वो गलत वो भी उठा ले, लेकिन मैंने मतलब अभी तक इतने साल हो गए कभी भी इस खुली छूट का ना कभी गलत फायदा नहीं। और आज भी मेरे पापा मतलब इतना मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं कि कभी मेरे से एक पैसे का हिसाब नहीं मांगा कि अच्छा ये यहाँ से खा लिया, क्योंकि उनका वो विश्वास है और ना ही मैंने वो कभी तोड़ा। तो उन्होंने जो मुझे छूट दी ना, उस छूट का बहुत फायदा है कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले पाया। कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ पापा ने बोला हाँ इंजीनियरिंग करनी है इंजीनियरिंग करूँगा। और मैं आपको बताता हूँ 12th के बाद पापा कहते थे कि हाँ तुम ड्रॉप ईयर लो, 1 साल तैयारी करो, फिर दोबारा अच्छे कॉलेज, लेकिन मैं ये ड्रॉप नहीं लूँगा। तो ये जो डिसीजन लेने का जो उन्होंने मेरे को छूट दी ना, और मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को या जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, बच्चों को ये छूट देनी चाहिए। और वो छूट आप तभी दे सकते हो जब आपने उनके अंदर वो वैल्यूज डाली हो ना कि वो छूट का गलत फायदा ना उठाएं। तो ये जो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है ना, वो भी आपके ऊपर विश्वास करें, आप भी उनके ऊपर विश्वास करें। तो जब वो बॉन्ड बिलीफ जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ही सारा काम कर रहा है। सर नवोदय विद्यालय की शिक्षा ने आपकी सफलता में क्या योगदान दिया? नवोदय विद्यालय ने जो, अगर मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ ना, नवोदय विद्यालय की वजह से पहुँचा हूँ कि नवोदय विद्यालय ने जो हमारी पूरे 7 साल के दौरान जो हमें एक्सपोजर दिया है, वो मैं नहीं समझता कहीं और से मुझे मिल पाता। क्योंकि हम सीखते कहाँ से, हमारे आसपास जैसे लोग हैं, हमारे आसपास जो बड़े हमारे सीनियर्स पढ़ रहे हैं, अपने टीचर्स देख रहे हैं, तो उनसे ही हमें सीखने को मिलता है कि हाँ ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो जब हम वहाँ गए, हमारे सीनियर्स और जो टीचर्स थे वो भारत के अलग अलग हिस्सों से आते थे, मतलब बहुत सारे साउथ से भी थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, नॉर्थ ईस्ट तक से भी थे। तो उनसे सीखने को एक तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था, तो हमें बताते थे कि सिर्फ मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल ही फील्ड नहीं है, और भी बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो एक तो हमारे जो ज्ञान चक्षु होते हैं ना, वो उन्होंने खोल दी कि मल्टीपल हॉरिजन में आप सोच सको। और साथ ही जब हमने अपने सीनियर्स को देखा ना, तो पूरे ज़िले की अलग अलग जगह से जो वहाँ लोग बच्चे पढ़ने आए थे, तो खतरनाक, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटेलिजेंट थे, तो उनसे मोटिवेशन मिली कि हाँ यार ये पढ़ सकते हैं तो हम भी। तो वो नवोदय विद्यालय का एक बहुत अहम रोल है। सर आज के युवाओं में आपको सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी ताकत क्या लगी? सबसे पहले मैं ताकत की बात करता हूँ कि आज के युवाओं की जो स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि वो एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें काफ़ी चीज़ें पता है जो पुराने टाइम में नहीं होती थी। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो अवेयर भी हैं। अवेयर कैसे हैं? क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से सब कुछ हम तक पहुँच रहा है। वो सब कुछ देख रहे हैं कि अच्छा ये फील्ड हो सकती है, ये करियर हो सकता है, आज अमेरिका में ये हुआ, जापान में ये हुआ, यूक्रेन में हुआ। तो वो अवेयर है बहुत ज़्यादा, ये उनकी क्या है, ताकत है। और
कमी में ये मतलब कमी तो नहीं, मतलब हर सब में नहीं है ये, बहुत कम परसेंटेज में, लेकिन कमी मैं ये समझता हूँ कि जनरली हम क्या सोचते हैं ना, इवन आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करूँगा कि जब हम इस स्टेज में होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 12th से निकले, कॉलेज में थे ये 3-4 साल, तो हम सोचते हैं कि हम जल्दी से कैसे रिजल्ट पाएँ, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हाँ रातों रात अच्छा मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ, रातों रात एकदम वायरल हो जाऊँ और पैसे आए, तो शॉर्टकट हम ढूंढते हैं। तो ये शॉर्टकट ढूंढने वाली जो चीज़ है ना, ये खराब है, क्योंकि जीवन में शॉर्टकट से तो कुछ नहीं है और हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये जो उनकी ताकत है ना, वो वेल अवेयर है, उनके पास नॉलेज है, सोर्स है, मतलब आप इंटीरियर से इंटीरियर जगह में हो फिर भी आपके पास फुल एक्सेस है नॉलेज का और एक्सपोजर, आपके पास लोग हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऐसे बड़े बड़े जो जगह जगह जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, या जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जैसे किसी ने कोई भाषण दिया, कहीं पे कोई फंक्शन हो, आप उसके बारे में पता कर सकते हो। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो लेक्चरर होते हैं उनके लेक्चर ऑनलाइन मिल जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, इवन IITs की भी अलग सीरीज चलती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको नॉलेज चाहिए तो आपने लॉगिन किया, या यूट्यूब पे नॉर्मल आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उस ताकत को हम शॉर्टकट ना लेके उसमें हार्डवर्क पर एक ऑनेस्ट हार्डवर्क करेंगे, ऑनेस्ट हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं। सर जो आज के युवा हैं, जो जैसे सर जो युवा नशे करते हैं, मोबाइल में रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए तो है कि हम ना खुद से कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमारे से ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता, ठीक है। तो नशे में तो ऐसा है कि वो ना बहुत जल्दी से वो चीज़ें, बहुत जब हम 5th 6th 4th 5th क्लास में होते हैं ना, वहाँ से वो चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि जब हमारा घर में भी हमारा ग्रोथ हो रही हो ना, पेरेंट्स की मतलब उसमें निगरानी होती है जनरली चीज़ें, तो आप उसी टाइम से उन पे वो ध्यान देना। ध्यान मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको रोक टोक कैसे बांध के रखो, पर आप वो वैल्यूज़ इनकलकेट करो कि हम अपने साथ खुद ईमानदार रहें। आप उसको ऐसे नेगलेक्ट ना फील करो कि हाँ जो करना है कर लो, तो उसकी वजह से धीरे धीरे वो चीज़ें ना वर्ष होते 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 6 7 10 15 सालों में वही नशे की आदत है। तो उस टाइम पे अगर हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, वैल्यू सिस्टम, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बड़े बड़े शब्द हैं, तो ये वैल्यू सिस्टम से ही सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। और जब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, फॉर एग्जांपल नहीं, हाँ मेरे को वो अटेंशन नहीं मिली, मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, तो आपको खुद देखना है कि अच्छा अब मुझे इतनी समझ है कि मुझे क्या करना है जीवन में, अपने माता पिता के लिए क्या करना है, या माता पिता को छोड़ दें तो अपने देश के लिए क्या करना है, स्कूल के लिए क्या करना है, या अपने खुद के लिए क्या करना है। और लॉन्ग टर्म में सोचें, ऐसे छोटे उसके लिए नहीं सोचे कि हाँ अभी ये है, इससे बड़ा मज़ा है। तो वैल्यू सिस्टम अगर क्लियर होगा तो नशे तो खुद ही गायब हो। और दूसरी चीज़ आपने मोबाइल की बताई, तो ये ना दोनों है, जैसे आज से 10-15 साल पहले होता था ना कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वैसा ही आ जाए कि फ़ोन वरदान या अभिशाप। तो वो वरदान की तरह अगर हम उसको यूज़ करें ना, उससे जो हमें नॉलेज मिल रही है उसको हम पॉजिटिवली यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ कि उसमें ही हम अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करें, उससे नॉलेज भी उसको यूज़ किया, उससे एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। हम 24 घंटे पढ़ाई तो नहीं कर सकते, पढ़ाई भी करो, खेल कूद भी करो, एंटरटेनमेंट भी करो, जो आपका हैबिट हॉबीज़ हैं उसके ऊपर भी ध्यान दो। तो ओवरऑल जब हमारी ग्रोथ होगी ना, तो सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, हम किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो नशे से हम कैसे बचें, वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फ़ोन से हम कैसे बचें कि उसको वरदान की तरह यूज़ करें। सर नए भारत में भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी में आपका क्या वो देना चाहेंगे? मतलब महिलाओं की सेना में भागीदारी जो है या योगदान जो है, मतलब ये तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है, इस पर तो प्रधानमंत्री जैसे लोग बात करते हैं, मैं इस पर उतना क्वालिफाई नहीं हूँ। बट मेरा इसके लिए परसेप्शन क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ना बहुत अच्छा स्टेप, इससे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर तो ध्यान होगा ही, लेकिन साथ में एक जेंडर डिवाइड जो है ना वो देश में ख़त्म हो जाएगा। और ये शुरू हो चुका है 3 साल पहले, मतलब 157 बैच का हूँ, हमारे बैच से अगले बैच में 158 में NDA में तो लड़कियाँ आना शुरू हो गई हैं, जो अभी IIM में ट्रेन हो रही हैं। अभी से 6 महीने बाद 8 लेडी ऑफिसर भी IIM से कमीशन, फर्स्ट टाइम उसकी 93 ईयर्स की हिस्ट्री। तो ये स्टेप्स तो फौज ने लेना शुरू कर दिया है, और अब लिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लिए हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो एक जेंडर इक्वलिटी, ये सभी को एक मतलब आगे बढ़ने का बराबर मौका इससे मिल रहा है। तो मेरा परसेप्शन तो इसमें ये बहुत अच्छा स्टेप है।
कि बचपन में आपकी इतना फनी मोमेंट कौन सा रहा कि बस आप अगर अभी भी उसको सोचते हो आप ये हंसी छूटती हो? वैसे तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं, बट जनरली स्कूल की बात करूँ, स्कूल में ही हमने काफ़ी टाइम बिताया। तो एक बार मॉर्निंग पीटी के टाइम ना नवोदय में हमारा ऐसे एकेडमिक ब्लॉक बिल्डिंग है काफ़ी लंबी, तो उसके सामने ग्राउंड, तो वहीं सुबह मॉर्निंग पीटी में रनिंग होती थी। तो सर मतलब वही यही दिसंबर जनवरी का टाइम, तो सुबह 6 बजे अंधेरा होता है। तो जनरली उस टाइम बच्चों में ऐसा होता है कि हाँ कौन सुबह उठ के दौड़ेगा, तो ऐसे कट मार देते थे बीच से। तो ऐसे दौड़ते दौड़ते मैं गया और वहाँ जैसे भीड़ से एकदम से अंदर एकेडमिक ब्लॉक में निकल गया और बढ़िया वहाँ नींद खींची 20-25 मिनट की। फिर वापस आए तो सर ने देख लिया दूर से, हमारे डीपी सर होते हैं, डीपी नाम नहीं है, तो उन्होंने देख लिया कि हाँ ये अंदर से आ रहा है। फिर बोलते कि हाँ शर्मा कहाँ से आ रहे हो? तो मैं क्या सर मैं पानी पीने गया। तब उनको पता तो था कि ये सो के आ रहा है, लेकिन उन्होंने वो पॉइंट आउट नहीं किया कि हाँ तुम सो के आ रहे हो। उन्होंने बोला कि अच्छा तुम गेम स्पोर्ट खेलते हो, मुझे नहीं पता कि दौड़ने के बाद पानी नहीं पीते, आओ यहाँ। फिर उन्होंने पनिशमेंट दी कि पहले जाओ। तो फिर मैं काफ़ी देर वहाँ रहा, फिर मैंने सोचा कि यार ये तो गलत हो गया। तो उससे मेरे को ये सीखने मिला कि हमारे टीचर्स भी कई बार ना उन्हें पता होता है कि हमारा क्या, लेकिन वो फिर भी हमें ठीक करने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताते हैं कि ना हमें बुरा लगे, नहीं हमारा मन खराब और उनकी वो भी पूरी हो जाए। तो वही एक टीचर की खासियत है, तो वो हमें हमेशा सर आपकी सबसे फेवरेट मूवी जो मतलब आर्मी से रिलेटेड है, तो उसका एक नाम से कि जो मेरे पास फ़ोन देखते हैं मतलब अगर कोई भी, सर मैं ज़्यादा आर्मी की मूवीज़ देखती हूँ, तो आप देखते थे तो कौन सी? हाँ मतलब जब 2016 की जब मैं 11th-12th में था उस टाइम बूढ़ी मूवी आई थी, वो बहुत बढ़िया थी। उसके बाद सैम बहादुर मूवी आई, वो बहुत अच्छी। अभी रिसेंट में एकेडमी में तो कोई भी मूवी आती है ना फौज से रिलेटेड तो वो कंपलसरी होती है। तो उसके बाद अभी वो एक मूवी अभी आई 120 बहादुर, वो 6 कुमाऊं रेजिमेंट की बैटल ऑफ रेजांगला के ऊपर, जिसमें वो इरफान खान है एक्टर, तो वो भी बहुत अच्छी मूवी है। एक अभी आने वाली है 25 दिसंबर के आसपास 21, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। और यही सब मूवीज़ मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी, फैसिनेट करती थी। लेकिन एक चीज़ और कि ये मूवीज़ देख के जब हम जाते हैं ना, तो फौज सिर्फ वो मूवीज़ जैसी नहीं है, अंदर से बहुत डिफरेंट है। तो फौज मूवीज़ में कुछ और नज़र आती है और एक्चुअल में काम क्योंकि सीरियस बिजनेस है फौज। सर आप वो जो आप मूवी उससे आप प्रभावित हुए थोड़े? हाँ मतलब बहुत मोटिवेशन आता था, लेकिन जब अंदर गए तो लगा कि हाँ नहीं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं फौज में, तो डिफरेंट है मूवीज़ से, तो काफ़ी अलग है फौज। तो मूवीज़ मोटिवेशन के लिए ठीक है, इसलिए लेकिन सिर्फ हम मूवीज़ देख के ही फौज में नहीं जा सकते, नहीं अंदर जाके धक्का लगता है। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें भी बहुत सारी प्रेरणा मिली बच्चों को भी जो यहाँ पे ऑडियंस बैठी है। मैं भी विद्यालय प्रशासन का और अपने माता पिता की तरफ से या अपनी तरफ से विद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मेरे विचारों और अनुभवों को बांटने का आप सभी विद्यार्थियों के साथ भी मौका मिला। और मैं यही समझता हूँ कि मेरे अनुभवों का अगर किसी एक बच्चे के ऊपर भी एक सही प्रभाव पड़ता है या वो अपने करियर में एक्सेल कर पाता है तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय PM श्री पंडित दुर्गादत्त राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नारग में आए। हमारा स्कूल के परिवार आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। दोबारा से आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पास आउट होने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।